हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो 9th क्लास की साइंस का जो पहला चैप्टर है यानी कि मैटर सराउंडिंग, इसको हम लोग क्या समझ रहे थे। तो इसके 2 लेक्चर हमने क्या ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या जो चैप्टर के 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस लेक्चर को भी आपने क्या पूरा ध्यान से समझना है, सो दैट छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपकी मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों मैंने आपको समझाया था कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट को क्या कैसे चेंज कर सकता है। उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे थे कि टेम्परेचर को कैसे हम लोग क्या इंक्रीज या डिक्रीज करके जो मैटर की स्टेट है उसको क्या चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको मैंने आपको क्या एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैं क्या छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपको बताऊंगी, सो दैट आपको क्लियर कट पता हो जाए कि कौन सी चीज किसके लिए यूज की जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सॉलिड। हमने देखा था कि जो मैटर है वो क्या सॉलिड से कभी लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके से स्टेट्स आपस में क्या चेंज होती रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सॉलिड है, जब हमारा क्या है बच्चों सॉलिड जो है ना वो क्या किस में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन। ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था। अगर इसका उल्टा देखें, जब हमारा क्या है लिक्विड जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है वो क्या सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो वहीं से इसका नाम बन गया सॉलिडिफिकेशन। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो फ्रीजिंग होना। तो जैसे कि हम लोग क्या पानी को फ्रीजर में रखते हैं तो हमें पता है कि वो क्या बर्फ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिडिफिकेशन, राइट। इसी तरीके से क्या जब हमारा क्या लिक्विड जो है वो क्या है कौन सी स्टेट में चेंज होगा, गैसियस स्टेट के अंदर चेंज होता है, यानी कि जो लिक्विड है वो क्या है वाटर वेपर्स यानी कि वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। ये भी मैंने आपको बताया था। तो वेपराइजेशन आपको नाम पता चल गया क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें क्या जो लिक्विड है वो कौन सी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तभी वो गैसियस स्टेट के अंदर क्या कन्वर्ट हो पाता है। तो वहीं से उसका नाम बन गया वेपराइजेशन। और अगर इसका उल्टा देखें, जब हमारा क्या है जो गैस है वो कौन से स्टेट के अंदर चेंज होता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है काफी यहाँ पे, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या जो गैस है वो कौन सी स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। अगर हम लोग क्या कंडेंसेशन के एग्जांपल की बात करें तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जब हम लोग क्या फ्रीजर से ठंडे पानी की बोतल बाहर निकालते हैं तो आपने देखा होगा उसके चारों तरफ क्या होता है, बोतल के ऊपर ना पानी की बूंदें इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो बच्चों किसकी वजह से होती है, कंडेंसेशन की वजह से ही होती है। वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा, जो हमारी बोतल थी उसके अंदर जो पानी था उसका जो टेम्परेचर है वो क्या बहुत कम है, और आसपास की जो एयर है वहां पे टेम्परेचर क्या थोड़ा ज्यादा है। तो वहां पे क्या होता है, एयर के अंदर हमें पता वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो वो वाटर वेपर्स क्या जैसे ही उस ठंडे पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, यानी कि बोतल की सरफेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वहां पे वो वाटर वेपर्स क्या डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कौन सी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद हमारे पास क्या दो और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास क्या सॉलिड, अगर हमारा क्या सॉलिड जनरली क्या होता है, सॉलिड पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है, कई सॉलिड जो होता है ना वो ऐसे होता है, वो डायरेक्टली क्या है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट के अंदर चेंज हो जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। तो ऐसे प्रोसेस जिसमें क्या है जो सॉलिड है वो क्या डायरेक्टली गैस के अंदर चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है सब्लिमेशन वाली भी हमारी, तो आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द गैस। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमारा क्या कोई भी सॉलिड है डायरेक्टली क्या गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। तो उसके एग्जांपल जैसे कि कैम्फर। कैम्फर क्या होता है, कपूर, आपने सुना होगा। तो कपूर जो होता है ना, अगर उसको हम लोग गर्म करें तो वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या उसमें जो वेपर्स है ना वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर नहीं आता है। तो ऐसे क्या अगर हम लोग बात करें नैप्थलीन, तो नैप्थलीन बच्चों क्या होती है, छोटी छोटी ना व्हाइट व्हाइट सी गोलियां होती है। आपने देखा होगा कई बार टॉयलेट वगैरह में भी डाली होती है या वॉश बेसिन के अंदर भी डाली होती है। तो वो नैप्थलीन की गोलियां ही होती है। वो क्या डायरेक्टली क्या सॉलिड से किस स्टेट में कन्वर्ट होती रहती है, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। तो अगर ये आप अपनी मम्मी से पूछोगे तो उनको भी पता होगा। हम लोग क्या जब हमारे क्या संदूक वगैरह ऐसी कोई चीज है जिसमें हम लोग क्या सर्दियों के कपड़े रख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है नैप्थलीन की गोलियां उसके अंदर डाल के छोड़ देते हैं, सो दैट उसके अंदर क्या कोई भी जो कीड़े मकोड़े और ऐसे कोई भी चीज जो पैदा ना हो। तो वो भी क्या उसकी इसकी एग्जांपल है, नैप्थलीन के अंदर भी क्या होता है, सब्लिमेशन वाला ही प्रोसेस होता है। वो सॉलिड से सीधा धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता रहता है, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। और अगर इसके उल्टे की बात करें, इस प्रोसेस के जो ऑपोजिट होता है वो कौन सा होता है, डेपोजिशन। तो इसके अंदर क्या होता है,
गैसियस स्टेट जो है इसमें क्या डायरेक्टली जो गैस है वो किस स्टेट के अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस इन विच गैस डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू द सॉलिड, जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे डेपोजिशन। तो इसकी जो एग्जांपल है बच्चों वो कौन सी होती है, फ्रोस्ट। अब फ्रोस्ट कहाँ पे देखने को मिलती है, जो हमारे हिली एरियाज होते हैं ना, जो ठंडे इलाके होते हैं, ठंडी जो जगह होती है जहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां पे हमें क्या डेपोजिशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जनरली इतना नहीं देखने को मिलता। तो वहां पे होता क्या है, जो टेम्परेचर है क्योंकि बहुत ज्यादा डाउन है, तो वहां पे क्या होता है, जो एयर है ना, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, अब टेम्परेचर बहुत कम है इसीलिए जो वाटर वेपर्स है वो क्या है, किस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या व्हाइट व्हाइट जो आइस होते हैं ना, आइस की फॉर्म में वो क्या है, जैसे कि लीफ जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी है, फ्रोस्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो हम लोग क्या जब मैटर के स्टेट को चेंज करने का टॉपिक कर रहे थे उसके अंदर हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, के टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम लोग क्या है जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या समझना है कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कैसे चेंज करके, यानी कि प्रेशर को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करके हम लोग क्या है जो मैटर की स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले जैसे एग्जांपल थोड़ी सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ ना, सिरिंजेस बनाई है। सिरिंज मतलब क्या, जैसे आपको पता है इंजेक्शन के लिए डॉक्टर यूज करते हैं, तो वो हमारी सिरिंज होते हैं। तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो ब्लैक से कलर के एक ऊपर लगी होते हैं ना डंडी टाइप, जिसको क्या डॉक्टर प्रेस करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन। तो मैंने यहाँ पे क्या ब्लू कलर से बनाई है, तो ये हमारी क्या हो गई, पिस्टन। तो पिस्टन का काम क्या होता है, उसको दबाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है ना, 3 सिरिंजेस मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ऊपर हमने क्या पिस्टन लगाई हुई है, ब्लू कलर से मैंने शो किया है। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर क्या थे, गैस के पार्टिकल्स है, ये क्या हमारे क्या है, गैस के पार्टिकल्स है। तो अगर हमारे पास क्या गैस के जो पार्टिकल्स है, अगर उसके ऊपर हम लोग क्या है जो पिस्टन है उसको क्या दबाएंगे, दबाने से क्या होगा, जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि पिस्टन को हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे क्या है पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन क्या कुछ इस तरीके से नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो पार्टिकल्स है ना, अब इनके ऊपर क्या प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर लगने की वजह से क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के थोड़े थोड़े और क्या आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर हमारी क्या बन जाएगी, मतलब इस तरीके की कोई स्टेट आ जाएगी जिसमें पार्टिकल्स क्या थोड़े से दूर पास आ चुके हैं, दूर नहीं पास आ चुके हैं। तो अगर हम लोग क्या फर्दर और प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, पिस्टन को और नीचे ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल ही क्या ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्या क्लोज आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे क्या हमारी गैसियस स्टेट थी, तो यहाँ पे क्या है जो कौन सी स्टेट आ गई हमारी, लिक्विड, क्योंकि पार्टिकल्स क्या यहाँ पे बहुत दूर दूर थे। अब प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से पार्टिकल्स थोड़े से पास आए, तो यानी कि कौन सी स्टेट आ गई, लिक्विड। फिर से अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या पार्टिकल्स और ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, तो ये बच्चों हमारी कौन सी स्टेट हो गई, सॉलिड। यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करने से हम लोग क्या है गैसेस को लिक्विड स्टेट के अंदर और लिक्विड को सॉलिड स्टेट के अंदर क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे, अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम लोग क्या है इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज करके जब स्टेट को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है ना वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारा जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर को अगर हम लोग कम रखेंगे तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, कम हो जाएगी, तो पार्टिकल्स मूव भी बहुत कम करेंगे। अब हमारे लिए क्या है स्टेट को चेंज करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स अगर मूव ही नहीं करेंगे तो आप सिंपली क्या प्रेशर को बढ़ाओ तो उससे क्या हमारी जो स्टेट है वो क्या चेंज हो जाएगी। तो पार्टिकल्स क्या धीरे धीरे क्लोज आते जाएंगे जितना आप प्रेशर क्या वहां पे ज्यादा करोगे। ओके, और यहाँ पे क्या है एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमारी बुक के अंदर स्पेशली मेंशन की गई है, वो कौन सी है हमारी सॉलिड CO2। तो सॉलिड CO2 क्या होती है, देखो जनरली क्या होता है CO2 हमें पता है गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो गैसेस फॉर्म में ही होती है। तो सॉलिड CO2 का क्या कॉन्सेप्ट है, सॉलिड CO2 का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना CO2, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर। तो जब हम लोग क्या CO2 को हाई प्रेशर के अंडर स्टोर करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए यही ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे क्या होता है, ये CO2 गैस है, इसको क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। अगर इस पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर लगेगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, जो CO2 के पार्टिकल्स वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, यानी कि वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों, सॉलिड। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड CO2। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग क्या सॉलिड CO2 से प्रेशर को कम करते हैं, पहले हमने क्या किया था, हाई प्रेशर के अंदर इसको स्टोर किया हुआ था, लेकिन जैसे हम लोग क्या प्रेशर को डिक्रीज करेंगे ना,
तो वहां पे होगा क्या, ये जो हमारी सॉलिड CO2 है ना, ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वापस जो CO2 है वो क्या है, गैसियस स्टेट के अंदर चली जाती है। और इसी वजह से सॉलिड CO2 को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ड्राई का मतलब जहां पे पानी ना हो। तो क्योंकि सॉलिड CO2, जैसे ही सॉलिड CO2 से प्रेशर को क्या कम किया जाता है, वो क्या है, लिक्विड में चेंज नहीं होती, पहले वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर चली जाती है। इसीलिए सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, यानी कि लिक्विड स्टेट के अंदर जाती नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। प्रेशर वाला टॉपिक बहुत ही ईजी है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या डिस्कस कर लेते हैं टेम्परेचर स्केल के बारे में, कि कैसे टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्या टेम्परेचर स्केल के बारे में। तो देखो, जैसे हम लोग क्या जो लेंथ होती है, जो लंबाई है, उसको हम लोग क्या मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। मीटर में भी उसको मापते हैं हम लोग, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, और किलोमीटर के अंदर भी यूज करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना, उसको भी बच्चों हम लोग क्या अलग अलग यूनिट्स के अंदर क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या तीनों यूनिट्स के बारे में लिखा है। कौन कौन सी है, एक तो होती है हमारी सेल्सियस। क्या होती है, सेल्सियस। इसको हम लोग क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर लगाते हैं इस तरीके से 0 और नीचे लिखते हैं कैपिटल C। तो इसको बोलते क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 0 यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, जो केल्विन है, केल्विन को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। तो केल्विन भी क्या है, टेम्परेचर की एक यूनिट है। इसी तरीके से क्या एक हमारी होती है फारेनहाइट, जिसको हम लोग क्या कैपिटल F में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किस किस की बात करनी है, सेल्सियस और केल्विन की बात करनी है अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आपने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के लिए हमारी जो मेन यहाँ पे 2 यूनिट रहने वाली है, वो कौन सी है, एक है सेल्सियस और एक है केल्विन। तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 ऊपर लिखेंगे डिग्री और ऐसे सेल्सियस। तो इस तरीके से इसको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके लिए सीधा के ही पीछे यूनिट लगती है। तो अब हमने क्या करना है, ये ना यूनिट्स जो है सेल्सियस और केल्विन है, इनको ना आपस में कन्वर्ट करना सीखना है। कि अगर हमारे पास क्या है, टेम्परेचर सेल्सियस में वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर की, तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर केल्विन में दिया हुआ है तो उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था, हमारे पास बच्चों क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन। ये मैंने आपको पहले बताया था जब हमने क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक किया था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 273 केल्विन। वैसे एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, लेकिन हम लोग क्या सिंपल कैलकुलेशन के लिए सिंपली लेते हैं 273 केल्विन। तो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपने इतना ध्यान रखना है कि अगर हमने क्या करना है, C से K में जाना है। मान लीजिए हमने क्या है, सेल्सियस से वैल्यू किसके अंदर चेंज करनी है, केल्विन में चेंज करनी है। तब हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर प्लस करेंगे कितना, 273। तो उसमें 273 प्लस कर देंगे। इस तरीके से अगर हमने क्या है, केल्विन से जाना है सेल्सियस के अंदर, मतलब उल्टा चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वहां पे 273 को माइनस कर देते हैं, इसका ऑपोजिट करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब मान लीजिए मैंने ऊपर ही लिखा था 5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ ये कितने केल्विन टेम्परेचर होगा 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करना है, हम देखो कैसे करेंगे। 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसको हम लोग क्या केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, 273 केल्विन के। यानी कि हमने जाना है सेल्सियस से केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमने क्या करना है, उसमें 273 प्लस कर देना है। तो जैसे 273 ऐड कर देंगे तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केल्विन के अंदर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर आप ऐड कर लोगे तो कितना बन जाएगा, 278 केल्विन। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 278 केल्विन। इस तरीके से आपने जो वैल्यूज है उसको क्या करना है, चेंज करना है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए आपको बोल दिया 573 केल्विन है, इसको बताओ सेल्सियस में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। अगर हमने ये कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, केल्विन से किस में जा रहे हैं, सेल्सियस में जा रहे हैं। तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 273 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 573 केल्विन इज इक्वल टू 573 माइनस 273
अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, डिग्री सेल्सियस की आ जाएगी। तो माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या करना है, टेम्परेचर की जो यूनिट्स है ना उसको चेंज करना है। तो ये क्या है, 1 या 2 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको टेम्परेचर जो है ना वो चेंज करना आएगा, या तो सेल्सियस में वैल्यू दी होगी केल्विन में करो, या केल्विन में दी होगी सेल्सियस में करो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे पता है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, अभी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एग्जाम में जाके बच्चे भूल जाते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना था या फिर इसका उल्टा था, तो किस में ऐड करना है किस में माइनस करना है, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। तो इसको हम लोग अभी क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा जुगाड़ बता देती हूँ कि क्या लगाना है। देखो आपने क्या करना है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जाना है। आपको पता है एबीसी के अकॉर्डिंग आप चलो अल्फाबेटिकली, तो आपको पता है कि पहले आता है सी देन आता है के। तो दैट मीन्स अगर हम लोग क्या है एबीसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, सही सिस्टम में जा रहे हैं, तब तो हम लोग क्या करेंगे 273 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। क्योंकि जैसे ही ए से स्टार्ट होते हैं ए बी सी डी जेड तक जाएंगे तो हमें पता है कि जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो क्या इंक्रीज हो रहे हैं ना, प्लस ही होते हैं। तो वहां से आप याद रख लो कि सी से केल्विन में सी से के की तरफ जाना है, तो क्या है आगे आगे जा रहा है तो ऐड होते जाएंगे लेटर्स। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे ऐड करना है 273। वैल्यू तो आपको याद ही रहती है, बस इतना डाउट क्लियर करना है कि किसके अंदर प्लस करना है किसके अंदर 273 माइनस करना है। और इसका फिर ऑपोजिट हो गया, अगर हमने क्या के से सी में जा रहे हैं तो हमें पता है कि एबीसी में तो के पहले नहीं आता, हम उल्टा जा रहे हैं ना, तो पीछे से आगे वाली साइड जा रहा है, तो के से अगर सी में जाएंगे तो फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप क्या जुगाड़ लगा के इस चीज को याद कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग क्या जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का इवेपोरेशन, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या इवेपोरेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर भी हमारा क्या होता है, जो लिक्विड है वो बच्चों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसके अंदर भी क्या है, जो लिक्विड है वो कौन से स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये चीज तो हमने पहले भी सुनी है, कहाँ सुनी थी हमने, बॉइलिंग के अंदर। जब मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तब इस चीज का जिक्र हमने किया था कि इसमें क्या होता है, बॉइलिंग हम लोग किसको बोलते हैं, जब हमारा लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते थे बॉइलिंग। तो भाई फिर ये इवेपोरेशन क्या चीज है, इवेपोरेशन में भी तो सेम ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। वो डिफरेंस क्या है कि जब भी हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो क्या है, अपने जो बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है, मैंने आपको बताया था हर एक लिक्विड का एक अपना फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने वाटर का बताया था, वाटर का मैंने कितना बताया था, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब पानी जो है उसको क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, तभी जो पानी है वो क्या है, पूरा जो पानी है वो क्या बॉइल होगा, यानी कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सपोज करो उसको अपना जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव ही नहीं हो रहा, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसको मिल ही नहीं रहा, तब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब हमारा जो वाटर है वो क्या धीरे धीरे गैस स्टेट में कन्वर्ट होता रहेगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन में, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू अ गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। तो यहां पे ये जो चीज लिखी है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यही बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर जो मेन डिफरेंस है ना वो है। बॉइलिंग में सिंपली क्या होता है, हमारा जो लिक्विड है वो क्या गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन किसके ऊपर, एट ए बॉइलिंग पॉइंट। उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। और अगर हमारा क्या है, जो लिक्विड है वो क्या गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। तो छोटा सा दोनों के अंदर डिफरेंस है। अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि इवेपोरेशन होता कैसे, एक्चुअली कैसे, अगर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अचीव ही नहीं हुआ फिर भी वो क्या गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो मान लीजिए हमने क्या किया, किसी भी एक बर्तन के अंदर, यहाँ पे मैंने मान लो कोई भी एक बर्तन ले लिया, इसके अंदर हमने क्या पानी डाल दिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मान लो यहाँ तक हमने क्या इसमें पानी डाल दिया, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं मॉलिक्यूल्स बना देती हूँ। इसमें मैंने वाटर डाला तो वाटर के क्या मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, हमें पता है कि ये लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, थोड़ा थोड़ा उनके बीच में गैप होता है, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो मान लीजिए इस तरीके से क्या वाटर के पार्टिकल्स है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, H2O, राइट। तो यहाँ पे बच्चों देखो एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर एक पार्टिकल जो होता है वो क्या दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होता है, ये चीज भी हमने समझी थी। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं पर्टिकुलर इस पार्टिकल की बात करूं, ये वाले पार्टिकल की, ठीक है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, इसके ऊपर क्या है, ये वाला पार्टिकल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा होगा, ये भी लगा रहा होगा और ये भी लगाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चारों तरफ से क्या पार्टिकल्स जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मतलब बेचारा बीच में फंसा हुआ है ये पार्टिकल, ठीक है, मतलब चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करूं, सरफेस
के ऊपर जो पार्टिकल्स है ये वाले, जिसके ऊपर मैं क्या टिक लगा रही हूँ, आप देख सकते हो ये वाले। तो अगर ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स आप देख सकते हो, इनके ऊपर सिर्फ क्या, इनके नीचे जो पार्टिकल्स है, जैसे कि ये हो गया, ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, ये इसके ऊपर लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ठीक है। लेकिन इनके क्या नीचे वाली साइड ही सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ऊपर वाली साइड तो कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो इनके ऊपर वाली साइड तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने वाला है ही नहीं। तो दैट मीन्स हमारे इतनी चीज समझ में आ गई कि हमारे इसके अंदर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना, उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, सबसे कम लग रही है एज कंपेयर टू दी अदर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। और एक चीज हमने यहां और भी देखनी है कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, सबकी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, वो सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इसके अंदर मैंने जितने भी पार्टिकल्स बनाए हैं, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती है। किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। तो इसीलिए क्या होगा, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, अब मान लीजिए इसमें से क्या है, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, इसके क्या थी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इन दोनों की क्या ज्यादा है, और एक्स्ट्रा इनके ऊपर क्या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, कम लग रही है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है। इसीलिए इनके पास क्या है, इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है, ये इतने सक्षम हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उनको तोड़ के क्या बाहर निकल जाते हैं और किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये बच्चों क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का। बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, विग्रस होता है। विग्रस का मतलब जो एकदम से हो जाए, लेकिन इवेपोरेशन वाला प्रोसेस धीरे धीरे होता है। जैसे कि आप मान ही सकते हो, हमने क्या, आप देखते हो जो कपड़े हम सुखाते हैं, तो गीले कपड़े होते हैं हम सुखा देते हैं, तो ऐसे ही नहीं है ना, जैसे आपने धूप में डाले, झटपट 2-3 सेकंड के अंदर कपड़े सूख जाते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। वहां पे क्या होता है, कपड़े सूखने का जो रीजन है वो बच्चों क्या होता है, इवेपोरेशन ही होता है। वहां पे हमारे कपड़ों के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे क्या इवेपोरेट होता रहता है, धीरे धीरे लिक्विड क्या गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आपको पता है कि वहां पे जो सनलाइट आ रही है उसकी वजह से जो हीट आ रही है वो क्या इतना एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर सकता कि वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन हो जाए। इसीलिए वहां पे क्या जो पानी है वो बॉइल नहीं होता, वहां पे पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है। तो इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बॉइलिंग और इवेपोरेशन के अंदर डिफरेंस देख लेता है, क्लियर कट हमें पता होना चाहिए। तो वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिक्विड क्या गैस में कन्वर्ट होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। और अगर हमारा लिक्विड क्या है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है किसके ऊपर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो किसी भी टेम्परेचर पे रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। दूसरा क्या है, ये हमारा होता है एक बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब क्या होता है, पूरी चीज की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है जैसे पानी हम लोग उबालते हैं, ठीक है, तो जैसे क्या पानी बॉइल होना स्टार्ट होगा तो पूरा पानी बॉइल होता है। ऐसे नहीं है कि उसका कुछ पार्ट बॉइल हो रहा है, सरफेस वाला पानी बॉइल हो रहा है। तो दैट मीन्स उसमें पूरा का पूरा पानी कंटेनर के अंदर जितना भी है वो सारा का सारा बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब जिसमें सारी चीज एक साथ ही बॉइल हो। और ये हमारा इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, एक सरफेस फिनोमिना है। तो मैंने आपको बताया ये सिर्फ क्या सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसी के अंदर ही ये होता है, नीचे वाले पार्टिकल्स जो है इवेपोरेट होकर बाहर नहीं जाते हैं। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। तीसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, एक विग्रस प्रोसेस है बॉइलिंग। तो विग्रस का मतलब जो प्रोसेस, जो चीज बहुत ही जल्दी एकदम से हो जाए। तो बॉइलिंग जब होना स्टार्ट होता है तो जैसे पानी को गर्म करते हैं धीरे धीरे, वो ऐसे नहीं कि जैसे आपने गैस को स्टार्ट किया ऊपर रखा पानी एकदम से बॉइल होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे पानी क्या गर्म हो रहा है, जैसे ही क्या है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अटेन होगा एकदम से सारा पानी क्या बॉइल करना शुरू हो जाएगा। तो ये एक विग्रस प्रोसेस है। और इवेपोरेशन हमारा क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो धीरे धीरे होता है क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ होता। तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि जो वेपोरेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से जो वेपोरेशन है कम होता है, किसकी वजह से ज्यादा होता है। तो इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा वो क्या हमारा सरफेस एरिया। तो क्योंकि हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या एक सरफेस फिनोमिना है, तो डेफिनेटली ये क्या सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कपड़ों के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। अगर आपने क्या, अगर एक गीला कपड़ा उसको आपने क्या बिल्कुल ऐसे इकट्ठा करके तार पे बाहर डाल दिया है, और एक आपने क्या पूरा कपड़ा ऐसे पूरा उसको खोल के और अच्छे से सुखाया है, तो आप देखोगे कि जिस कपड़े को आपने पूरा फैला के सुखाया था वो जल्दी सूख जाएगा एज कंपेयर टू दी अदर वन। तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि जो कपड़ा आपने क्या इकट्ठा करके वहां पे तार पे डाला था उसका जो सरफेस एरिया वो क्या था, बहुत ही कम था। और जो आपने क्या कपड़ा पूरा फैला के डाला उसका जो सरफेस एरिया वो क्या ज्यादा है। तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो उतनी पार्टिकल्स के चांसेस है कि सरफेस पे उतने पार्टिकल्स क्या है ज्यादा बिखरेंगे, और जितने बिखरेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के जो सरफेस वाले पार्टिकल्स है वो क्या है वेपर्स
वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया को इंक्रीज जितना करेंगे उतना ही बच्चों हमारा जो इवेपोरेशन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जितना टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतना ही इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे, क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जल्दी तोड़ के बाहर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ही इवेपोरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा। ओके, तीसरा हमारी क्या, विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड जो है, अगर हवा क्या बहुत तेज चल रही है तो वहां पे भी क्या, जो पार्टिकल्स है वो क्या जल्दी वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और इस तरीके से हमारी जो इवेपोरेशन है वो क्या ज्यादा देखने को मिलती है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हमारी जो एयर होती है ना, हमें पता है एयर के अंदर वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी एयर जहां पे क्या वाटर वेपर्स की क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिलती है नॉर्मल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिड एयर। यानी कि ह्यूमिडिटी का मतलब हम लोग ऐसी एयर की बात करें जहां पे वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है। तो देखो जो एयर होती है ना, एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। तो अगर क्या एयर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में गैप है, तो हर एक एयर की क्या कैपेसिटी है कि वो कितने पार्टिकल्स को अपने अंदर क्या है, जो है अब्जॉर्ब कर सकती है। राइट, एब्जॉर्ब का मतलब कह सकते हो, या ग्रैब का मतलब ग्रैब कह सकते हो आप, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे क्या देखा था, जो पार्टिकल्स है वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के ऊपर एयर में तो जाएंगे ना, वाटर वेपर्स कहाँ जाएंगे, एयर में जाएंगे। तो अगर हमारी जो एयर ऊपर जो एयर है वो ऑलरेडी ह्यूमिड है, मतलब उसके अंदर ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो क्या नीचे से जो वाटर वेपर्स आएंगे वो क्या उसको ग्रैब नहीं करेगी। इसीलिए क्या है, अगर ह्यूमिडिटी क्या है ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि जितनी ह्यूमिडिटी जो है हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इवेपोरेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये रीजन समझ में आ गया, क्योंकि एयर की एक अपनी आप कह सकते हो कि कैपेबिलिटी होता है कि कितने वाटर वेपर्स को वो अपने अंदर क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इसीलिए क्या है, अगर वहां पे ह्यूमिडिटी कम देखने को मिलेगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको क्या पता होना चाहिए कि किसकी वजह से इवेपोरेशन कम या ज्यादा होता है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब हमने क्या, हमारा जो चैप्टर वो पूरा कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा और स्किप नहीं किया तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।